नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल सभी प्यारे दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम प्रभु से खास बात कार्यक्रम। दोस्तों आज हमारा 207 एपिसोड है, लगभग 4 साल। उदय शंकर जी आप देख रहे हैं हमारे इस यात्रा को, जर्नी को, ज्ञान की गंगा को देख रहे हैं कि उदय शंकर जी कोरोना के पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, वेबिनार के जरिए, सेमिनार के जरिए और ऐसे प्रभु से खास बात के जरिए आपको अवेयर एजुकेट कर रहे हैं। हमारी महासेवा में इन पैनल कीनोट स्पीकर हैं और तमाम विषय पर अलग अलग जानकारी देते हैं आपको। तो आज भी हमारा जो एपिसोड है 207 वो लेके आए हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस मोटिवेट लाइन के साथ में कि जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है। जिंदगी सवाल आपके मन में आज सवाल होगा, आज हमारा जो प्रभु से खास बात आएगा उसमें क्या सवाल होगा। तो जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है और जिंदगी की शाम कुछ तजुर्बे देखे जाते हैं। तो आपको तजुर्बा मिलेगा, उन सवालों के जवाब मिलेंगे और जो भी सवाल है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के जरिए, हाउसिंग सोसाइटी के आपके, वो आपको आप यहाँ पे जवाब मिलेंगे। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम हर विषय पे मतलब सवाल आपको अवेयर करते हैं, लेकिन आज ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट है कि डिप्टी रजिस्ट्रार का क्या रोल रहता है, उस पर अभी तक किसी ने हाईलाइट नहीं किया। तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि रोल ऑफ रजिस्ट्रार इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को ज्यादा हाईलाइट करेंगे, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रार का बड़ा रोल है। सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी एक चैप्टर नहीं है, दूसरे भी तो महत्वपूर्ण, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा रहेगा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। उदय शंकर जी उस पर जरूर आपको अवेयर करेंगे, ये एक एक्सक्लूसिव टॉपिक है आज हमारा। तो उदय शंकर जी के बारे में बता दूं मैं, उदय शंकर जी पिछले 20 सालों से एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। काफ़ी अलग अलग एनजीओ से जुड़े हुए हैं, महासेवा, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर, रमेश प्रभु से जुड़े, साथ ही आपके नवी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के मेंबर हैं, प्लस फाउंडर हैं, कंसल्टेंट हैं और साथ ही फाउंडर हैं उरण तालुका हाउसिंग फेडरेशन के फाउंडर भी हैं। तो ऐसे काफ़ी, और आप आजकल तो डिपार्टमेंट जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो ट्रेनिंग देता है, एजुकेशन करता है हाउसिंग सोसाइटियों में, फेडरेशनों में, पूना हो, नासिक हो, मुंबई की बात करें, हर जगह एज ए एक्सपर्ट जाते हैं, उनको सोसाइटी के मेंबर्स को अवेयर एजुकेट करते हैं। सर आज भी अपन सोसाइटी के लोगों तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस एजुकेशन करने की, लेकिन आज हम जो डिपार्टमेंट है, जो रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, उन सब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सब्जेक्ट पर हाईलाइट करेंगे। तो प्लीज़ वेलकम के उदय शंकर जी, रोल ऑफ रजिस्ट्रार इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सबसे पहले सवाल तो यही है सर कि सोसाइटी का हम जिक्र करते हैं कि सहकार क्षेत्र इतना बड़ा है, इसमें टाइप्स ऑफ क्या क्या सोसाइटीज होती है, हाउसिंग सोसाइटी भी एक सोसाइटी। इसमें सबसे पहला मैं रमेश प्रभु जी और शर्मा जी को एक क्या बोलते आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे काफ़ी दिनों के बाद मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ और मैं खुद बिजी था अपने शेड्यूल में और आज आया हूँ और एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि इस मुद्दे पे किसी ने ज़्यादा चर्चा नहीं दिया था। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो है, अलग अलग प्रकार के सोसाइटीज़ होता है। एक तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी होता है, उसके बाद में एम्प्लॉयज़ क्रेडिट सोसाइटीज़ होता है, उसके बाद में तुम्हारे को क्या बोलते हैं फार्मिंग रिलेटेड होता है, क्या बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अदर रिसोर्सेज, हाउसिंग, ऐसे अलग अलग विभिन्न प्रकार के टोटल 9 प्रकार के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होता है। और उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हाउसिंग भी एक सेगमेंट है और हाउसिंग में भी वापस उसमें टीसी सब क्लासिफिकेशन, टीओ सब क्लासिफिकेशन, अदर हाउसिंग, फिर उसके बाद में प्रीमाइसिस, फिर इंडस्ट्रियल, ऐसा अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एक्चुअली टोटली 9 प्रकार के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। और रजिस्ट्रार सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रार ना होते हुए बाकी विभिन्न प्रकार के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए भी रजिस्ट्रार है। लेकिन आज जो हम टॉपिक लेंगे सिर्फ इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड टू हाउसिंग। तो सर हाउसिंग तो आपने टाइप्स आप तो बताया, लेकिन आप हाउसिंग सोसाइटी में काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, हम सब उस पर अवेयर एजुकेट करते हैं। आज रोल ऑफ रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार की क्या रोल है, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसका कैसा कामकाज है, उस पर हम उदय शंकर जी से जानेंगे कि सर किस तरह से इसका रजिस्ट्रार का इम्पोर्टेंट रोल है इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बेसिकली रजिस्ट्रार को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा होने के नाते सोसाइटी रजिस्टर करके देना उनका कर्तव्य होता है। उसके बाद में सोसाइटी कैसा चलाना है उसके आधार पर वो अपने को मार्गदर्शन देते हैं।
और अगर समझो कायदे के चौकट में कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट एमसीएस एक्ट के तहत अगर कामकाज नहीं होता है या इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो जैसा शिव क्या कहते हैं सृष्टि को नाश करते हैं, तो उसी तरह हमारे सोसाइटी को भी डी रजिस्टर कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये मैं आप संक्षेप में आपको एक टोटली मैंने बताया कि भाई रजिस्ट्रार की भूमिका क्या है, लेकिन थोड़ा विस्तारित में अगर जानना चाहते हो तो रजिस्ट्रार इज ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ एमसीएस एक्ट। और एमसीएस एक्ट के तहत इनको पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र का जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनका पॉलिसी मेकिंग, कोऑपरेटिव मूवमेंट के क्या बोलते हैं उन्नति के लिए क्या काम लेना है, क्या स्टेप्स उठाना है, क्या करना है, वो एक भूमिका है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासकीय या शासकीय जो भी उनका जो कामकाज है वो कामकाज करना जरूरी है। इनके पास बेसिकली दो क्या बोलता है डिपार्टमेंट्स होता है, एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा होता है ऑडिट डिपार्टमेंट। लेकिन फिलहाल हम आज ऑडिट का इसमें ना जाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हम जाएंगे आज कि भाई उनका क्या क्या है। और ये जो है ऑफिसर इज एन आईएएस कैडर ऑफिसर और ये बैठते हैं पूना में जिसे हम क्या बोलते हैं कमिश्नर ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इस नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बंदा जो पूना में बैठता है वो ऑल ओवर महाराष्ट्र का संचालन नहीं कर सकता है, तो उसके लिए क्या होता है उनके पास कनिष्ठ अधिकारी होते हैं जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं जिसे हम एडिशनल रजिस्ट्रार्स, फिर डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार्स, फिर डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार, उसके बाद में फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार, जिनका एक एरिया ऑफ ऑपरेशन तय किया गया। मान के चलो अभी ए वार्ड का जो रजिस्ट्रार है वो सी वार्ड का उसके पास जुरिडिक्शन नहीं होगा, तो उस तरह वह इनका हर एक आदमी का, हर एक ऑफिसर का अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित किया गया है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी रजिस्ट्रार का भी इनका एक अपना पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट होता है। जैसा बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट में भाई DDR1, DDR2, DDR3 होता है। आप थोड़ा और बाहर जाओगे तो वहाँ पे भी होता है, जैसा क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट होता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, थाना डिस्ट्रिक्ट, वो अलग अलग प्रकार का होता है। और उसके बाद में जोन वाइज होता है जिसे हम विभागीय सह निबंधक कहते हैं, डिविजनल जॉइंट रजिस्टर। बॉम्बे के लिए जो डिविजनल जॉइंट रजिस्टर अलग है, फिर क्या बोलता है कोकन के लिए अलग है, कोकन का जो डिविजनल जॉइंट रजिस्टर कोकन बॉन्ड में बढ़ता है। तो इस प्रकार के हर एक ऑफिसर का अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित होता है, अपना कामकाज निर्धारित होता है, और ये ऑल दोस पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू द कमिश्नर ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव। कितने महाराष्ट्र में कितने विभाग होंगे? महाराष्ट्र में कितना विभाग है तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से 33 कुछ होगा, शायद 33 कुछ होगा, लेकिन उतना फिर भी आइडिया नहीं मुझे। पूरे महाराष्ट्र को कवर करते हैं, पूरा महाराष्ट्र को करते हैं और पूरा इनका काम क्या है बेसिकली, इनका बेसिकली क्या काम है कि सबसे पहला अगर सोसाइटी को रजिस्टर करना है, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर, क्योंकि सोसाइटी रजिस्टर करना आजकल मूलभूत अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करना है तो उनके लिए बाबा वेदर एलिजिबिलिटी है कि नहीं, पात्रता है कि नहीं, पात्रता होगा, कंडीशन फुलफिल होगा तो आपको सोसाइटीज रजिस्टर हो सकता है, चाहे हाउसिंग में हो चाहे और कोई होगा। दिस इज गिवन एज पर सेक्शन 4 ऑफ एमसीएस एक्ट। और रजिस्टर का काम है कि एमसीएस एक्ट, एमसीएस रूल्स, सोसाइटी का बायलॉज और गवर्नमेंट ने दिया हुआ नोटिफिकेशन के आधार पर ये पूरा जो कारोबार है इनको संभालना जरूरी है। तो इसलिए सेक्शन 4 जो मैं ये दिया है कि भाई वेदर देयर इज एन एलिजिबिलिटी और नो। मान के चलो अगर आप 4 लोगों का चार ओनर्स लोग का अगर सोसाइटी फॉर्म करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एमसीएस एक्ट में कम से कम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म करने के लिए 5 अलग अलग प्रकार के अलग फैमिली के मेंबर्स होना जरूरी है। और जब 4 मेंबर होगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म नहीं होगा, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है वहाँ पे। तो सेक्शन 4 के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सेक्शन 5 के तहत कि भाई लिमिटेड शब्द या अनलिमिटेड शब्द वापरना है उसके आधार पर है। मान के चलो ABCD कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, जो लिमिटेड शब्द है यह हर सोसाइटी के नाम के आखिर में आता है। फिर बाद में सेक्शन 7 के तहत वहाँ पे इनको छूट देना कि नहीं देना, एग्जम्पशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, वो ऐसा दिया गया है। सेक्शन 9 जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया फॉर अदर सोसाइटीज, नॉट फॉर हाउसिंग। हाउसिंग के लिए आजकल सेक्शन 154B2 आया है और उसके तहत ही आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज आज जो नया सोसाइटी फॉर्म होता है वो कर सकते हैं। सेक्शन 10 जो है वो प्रमाण पत्र है, दी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
जो है इज द एविडेंस, ये भी देना उनका काम है। सेक्शन 13 के हिसाब से अमेंडमेंट ऑफ बाई लॉस, सेक्शन 14 अगर कोई सोसाइटी बाई लॉस अमेंड नहीं करती होगी तो उनको फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन और आदेश उनके जरिए दिया जाता है। सेक्शन 16 के तहत, एमसीएस एक्ट के सेक्शन 16 के तहत आपको सोसाइटी का क्या बोलते हैं डिवीजन या अमालगमेशन मर्जर वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं। 17 के तहत क्या होता है कि रीऑर्गेनाइजेशन के वो हिसाब से कर सकते हैं। फिर बाद में 21 के हिसाब से क्या बोलते हैं सोसाइटी को कैंसिल कर सकते हैं। 21A इज डी रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज। 22 और 23 जो है आपका डी मेंबरशिप के लिए, मेंबरशिप और डी मेंबरशिप के लिए। तो इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार का जो कायदा दिए। सेक्शन 35 इज फॉर एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसी तरह आपको बाद में सेक्शन 70 आएगा। सेक्शन 70 जो हाउसिंग के लिए एप्लीकेबल इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। फिर बाद में 77A, फिर 78A जो है एडमिनिस्ट्रेटर को जो बिठाना है उसके लिए वो कायदा लागू हो रहा है। उसके बाद में 79 जो है फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपलसरी मैंडेटरी कंप्लायंसेस, मैंडेटरी कंप्लायंसेस क्या बोलते हैं जो सबमिट करना है उनको, उसके तहत होता है। 79A वो जो GR देता है इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, जैसा रीडेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद में ट्रांसफर प्रीमियम कितना लेना चाहिए, उसके बारे में तुम्हारा नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज कितना होता है, तो वगैरह वगैरह बोल के उस तरह होता है। 80 जो होता है कि भाई रिकॉर्ड्स दफ्तर सीज करना है भाई पुलिसों को बुलाकर, वो अधिकार है। 81 ऑडिट के बारे में है। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के 91 जो है कोऑपरेटिव कोर्ट का है। और 89A जो है 89A इस रजिस्टर अपने रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं सोसाइटी का दफ्तर किसी ऑथराइज ऑफिसर को भेजकर वो चेक कर सकता है। तो ये सब फैक्टर्स है। सेक्शन 101 हाउसिंग सोसाइटी को एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एप्लीकेबल है। दैट इज फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज। और हाउसिंग सेगमेंट के लिए सेक्शन 154B29 इज एप्लीकेबल फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज। और उसके बाद में वैसा प्रकार के अलग अलग प्रकार के 152 इज बेसिकली फॉर अपील्स। और सेक्शन 152A जो है इलेक्शन ऑफिसर अगर किसी का फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देगा तो वो मेंबर वो कैंडिडेट जाके कंप्लेंट कर सकता है रजिस्ट्रार को 3 दिनों के अंदर। और 10 दिनों के अंदर क्या बोलते हैं रजिस्ट्रार जो उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए भाई वेदर वैलिड है कि नहीं वैलिड है। क्योंकि क्या बोलते हैं 15 दिनों का अवधि दिया जाता है। 15 दिनों के अवधि में 3 दिनों के अंदर एक कंप्लेंट करेगा और 10 दिनों के अंदर अगर रजिस्ट्रार डिसीजन तो 13 दिन हो जाते हैं कुल, तो और 2 दिन भी बचते हैं। तो 2 दिनों में द फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स बोल के और रिटर्निंग ऑफिसर पब्लिश कर सकते हैं। इस तरह जो है रजिस्ट्रार का एक दायरा होता है और ये सब चीज़ करना जरूरी है। इसके आधार पर ही रजिस्ट्रार एक्ट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एक्ट, रूल्स, बायलॉज एंड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। और बायलॉज क्या है? बायलॉज हर एक सोसाइटी का अपना अपना बायलॉज होता है। एम्प्लॉय क्रेडिट सोसाइटीज का बायलॉज अलग है, पतपेढ़ी का बायलॉज अलग है, हाउसिंग सोसाइटी का बायलॉज अलग है, उसके अलावा फिशरी का बायलॉज अलग है, डेयरी का बायलॉज अलग है, फेडरेशन का बायलॉज अलग है। तो अलग अलग क्या प्रकार के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इनके बायलॉज अलग है। तो बायलॉज के तहत ही आप लोगों को कामकाज करना पड़ेगा। MCS एक्ट, MCS रूल्स, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और बायलॉज के तहत ही कामकाज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रजिस्ट्रार का जो भूमिका जो है कि भाई एक इस ब्रह्मा विष्णु महेश के तहत, ब्रह्मा कहते हैं तो आपका सोसाइटी को जन्म देता है और विष्णु की तरह जैसा सृष्टि क्या बोलते हैं चलना चाहिए तो किस तरह से चलना है बोलकर मार्गदर्शन करते हैं। और अगर जब एक्टिवेट नहीं होता है, इनएक्टिव रहता है सोसाइटी, किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो सोसाइटी कैन ऑल्सो बी कैंसल्ड एंड डी रजिस्टर्ड। ये उनका भूमिका है। इसलिए इन शॉर्ट रजिस्ट्रार का भूमिका है ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, ये आपने बेसिक बताया, लेकिन एज ए टेक्निकल फ्यूचर में जब सोसाइटी बनती है कॉर्पोरेशन में, नॉन कॉर्पोरेशन में, बिल्डर से लेके जब उसके बिल्डर की तरफ से बहुत सारी चीजें जाती है, सोसाइटी जो PWC हो या मैनेजिंग कमेटी हो, वहाँ के मेंबर्स हो, तमाम उन लोगों की तरफ से रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाता है। तो उस वक्त जब स्टार्टिंग में जब होता है अनअवेयरनेस होता है सर, आज तो अपन ने काफी सारा कर दिया लेकिन अनअवेयरनेस होता, उस वक्त रजिस्ट्रार की क्या भूमिका होनी चाहिए कि भाई मैं कम से कम, जैसे ट्रेनिंग और एजुकेशन कंपलसरी है, तो
एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कंपलसरी है, लेकिन अक्सर देखा गया, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि बहुत सारे सोसाइटीज़ में इसके मालूमात क्या बोलते हैं, मैसेज देने के बावजूद भी लोग उतना दिलचस्पी नहीं दिखाते कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ईगो फैक्टर है। मुझे पता है क्या क्या सिखाना है, क्या सीखना है, ये सब लोगों का क्या बोलते हैं, मानसिकता है। और मानसिकता का वजह से क्या होता है, अटेंडेंस इज़ वेरी वेरी पुअर। मैं देखा गया कि 400 लोगों का अगर सोसाइटी होगा तो मुश्किल से वहाँ पे 30-35 लोग प्रेजेंट रहते हैं। 100 लोग का सोसाइटी है तो कभी कभी 2 लोग ही अटेंड रहते हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, पार्टिसिपेट करना जरूरी है, ताकि ईगो क्लैशेस जो है हाउसिंग सोसाइटी का जो कामकाज करने में तो कम हो जाए। और क्या होता है, डिपार्टमेंट के ऊपर भी थोड़ा बोझा कम हो जाएगा। नहीं तो आप जाओगे तो डिविजनल जॉइंट रजिस्टर के पास फाइल के ऊपर फाइल पड़ा है और उसका जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन बेसिकली। अपन क्या होता है, हम जब क्या बोलते हैं, रिजल्ट मांगने जाते हो तो इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलता है, और तो उसमें क्या होता है, इट रियली पिंचेस अस व्हेन अ लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर बिल्डर के फॉर्म कोऑपरेशन से अगर फॉर्म करना है तो इट इज़ वेरी इजी, लेकिन अगर नॉन कोऑपरेशन में करना है तो डीडीआर के पास एप्लीकेशन देना पड़ता है अंडर रूल नंबर 12 फॉर्म नंबर 6। 1,000 रुपये का कोर्ट फी स्टाम्प भरकर वहाँ पे एप्लीकेशन देना पड़ता है अंडर नॉन कोऑपरेशन। एप्लीकेंट विल बी द चीफ प्रोमोटर ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी, प्रपोज सोसाइटी वर्सेस द बिल्डर जो भी होगा, तो उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन। और मैक्सिमम 3-3.5 महीने में रिजल्ट लग जाता है, बिकॉज जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि रजिस्ट्रार इज ए क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटी। तो क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटी होने के नाते ही हैज गॉट द राइट टू समन द बिल्डर एंड द चीफ प्रोमोटर फॉर अ हियरिंग, और हियरिंग में बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस सोसाइटी रजिस्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कल ही के तारीख में मैंने उरण में एक सोसाइटी रजिस्टर किया अंडर नॉन कॉपरेशन बेसिस। कल शाम को मुझे सर्टिफिकेट मिल गया था, कल ही मिला था। बिल्कुल। तो वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जब हाउसिंग सोसाइटी में दिक्कत आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासक, अधिकारी बिठाने की, तो उस वक्त आरोप लगते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार पर भी और एडमिनिस्ट्रेटर पे कि ये हमारे मतलब मनमानी करते हैं और हमारा अकाउंट सब खत्म कर देते हैं, काफी सारा एक्सपेंसेस करते हैं। तो उस पर भी कुछ नई अपडेट ली है सरकार क्षेत्र में, तो आरोप लगते हैं कि रजिस्ट्रार की बड़ी भूमिका होती है एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस विषय में बात करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि रोल ऑफ रजिस्ट्रार इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ब्रेक के पहले हमने जाना कि काफ़ी सारी कैसा क्या प्रोसेस है, लेकिन अब इसमें अहम भूमिका होती है जब सोसाइटी में मतलब खुदा न खास्ता एक बेड लक बोलो और एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। तो उसमें लोगों की सदस्य की आम जो सदस्य सताए जाते हैं, बोलो उनका डिमांड रहता है, उन लोगों की उनकी प्रताड़ना रहती है, उन लोगों की शिकायतें रहती, कंप्लेन कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर आया है ये हमारा अकाउंट खाली कर देगा, ये मनमानी करेगा, हमारी सुनता नहीं है, ये यहाँ पे ऐसी चीजें हुई। तो इसके पीछे रजिस्ट्रार का हाथ होता है, इस तरह का ब्लेम रहता है। बेसिकली क्या ये अथॉराइज्ड ऑफिसर सोसाइटी में क्यों आता है, जब भी तकरार जाता है और कमेटी जो एग्जिस्टिंग कमेटी कायदे के स्वरूप अगर कायदे के चौकट में के कामकाज नहीं करता होगा तो जो भी जिसने भी शिकायत किया होगा उसके कहने पर एडमिनिस्ट्रेटर या अथॉराइज्ड ऑफिसर सोसाइटी में आ जाता है।
दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, बाहर का व्यक्ति को सोसाइटी में बुलाने के बजाय आप आपके ही सोसाइटी के जो प्रीवियस कमेटी के जो सदस्य नहीं थे उनमें से किसी को भी आप क्या बोलते हैं बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं 3 लोग का। तो क्या होगा, ये जो पैसा का हेरा फेरी होना जो हम अनुमान लगाते हैं या शंका हमारी जताया करते हैं हम, तो इसका ऊपर तो टोटली फुल स्टॉप हो, क्योंकि हमारा ही मेंबर है तो कहीं पे भी नहीं जाएगा। जो कमेटी में नहीं था, एक्स कमेटी में नहीं था, तो उनमें से किसी 3 लोग को लगाइए और उनको करिए। दूसरी बात, बाहर का अगर एडमिनिस्ट्रेटर भी आ गया तो शासन का एक आजकल GR एक आया हुआ है कि दी अथॉराइज्ड ऑफिसर हैज टू फर्निश बॉन्ड ऑफ ₹1 लाख ऑफिशियली, तो सबमिट करना जरूरी है ताकि कुछ हेरा फेरी ऐसा होता है तो उसमें से वसूली किया जा सकता है। ये एक नया प्रावधान दिया गया है। अभी कितना टाइम हुआ इसको? ये हो गया मेरे ख्याल से 5-6 महीना हो गया इसको आके। अब समय मुझे बराबर याद नहीं, हाँ, लेकिन है पक्का आ गया हुआ है। हाँ, तो ये एक अच्छा आया है जिससे जो मनमानी का शिकायत रहती है, जैसे मैंने सवाल किया था, वो मनमानी रुकेगी। सर, अगला ये लोग जानना चाहते हैं हमारे दर्शक तमाम कि जैसे सब रजिस्ट्रार होता है सर, वो पंजीयन, फिर डिप्टी रजिस्ट्रार होता है, फिर DDR होता है, और फिर ये आपने DGR जो बोला, डिवीजन रजिस्ट्रार, और फिर उसके बाद मिनिस्टर तक भी सुनवाई होती है। तो इसमें लोगों को हिंदी में बताइए। देखो, डिप्टी रजिस्ट्रार अपनी चीज होती है, लेकिन जहाँ पे भी जाते हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो मराठी में बोर्ड लगे रहते हैं, तो लोगों को पता नहीं रहते हैं कि अवेयर नहीं होते लोग कि डिप्टी रजिस्ट्रार का मतलब क्या, DDR का मतलब क्या, और सब रजिस्ट्रार का मतलब क्या, और ज्वाइंट डिवीजन रजिस्ट्रार का मतलब क्या, और मिनिस्टर। तो ये जो स्टेज है सर, ग्राफ है, तो इसमें कंप्लेन कब कहाँ क्या रहे, कौन सा मैटर, जैसे डीम कन्वेंस का एक अलग ऑर्डर होता है, डिप्टी रजिस्ट्रार की अथॉराइज है वो, तो वो अलग अलग क्या क्या कंप्लेन कहाँ पे जानी चाहिए और किस स्टेज पे होना चाहिए? देखो, ये नीचे से असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सहायक निबंधक या उप निबंधक, जिसे सहकारी संस्था, ये इनका एक ही व्यक्ति होता है। कहाँ का टिका, कुछ जगह पे उन्हें सहायक निबंधक कहा जाता है, कुछ जगह पे उन्हें उप निबंधक सहकारी संस्था कहा जाता है, डिप्टी रजिस्ट्रार। और क्या होता है, इनका वार्ड वाइज या तालुका वाइज इनका कार्यक्षेत्र होता है। बॉम्बे में तो वार्ड वाइज है, अगर उरण में जाओगे तो वहाँ पे तालुका वाइज है। मुंबई में भी कहीं कहीं पे भी क्या बोलते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार है, और कहाँ कहाँ पे भी सहायक निबंधक भी है, मतलब असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है। पद एक ही है, थोड़ा नाम अलग है। उसके बाद में उनके जो वरिष्ठ जो होता है, सीनियर ऑफिसर जो होता है, वो जिला स्तर पे होता है, और उन्हें कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार, जिला उप निबंधक, DDR, जिसे शॉर्ट फॉर्म हम DDR कहते हैं, जिला उप निबंधक। और उनका कार्यक्षेत्र जिला वाइज होता है, और जिला वाइज के हिसाब से आपको डीम कन्वेंस के लिए वहां पे जाना है। इसके अलावा सोसाइटी अगर क्या बोलता है बिल्डर के कॉर्पोरेशन से नहीं होता होगा तो भी DDR के पास एप्लीकेशन देना पड़ता है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज या डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके पास अधिकार नहीं है। लेकिन बिल्डर कॉर्पोरेट करता होगा तो डिप्टी रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार सोसाइटी फॉर्म कर सकता है। लेकिन नॉन कॉर्पोरेशन में आप लोग एक वरिष्ठ अधिकारी, जिला स्तर पे जो अधिकारी है, उनके पास जाके सबमिट करना पड़ता है। सिमिलरली आपका कुछ क्या बोलता है डीम कन्वेंस का भी प्रस्ताव वहीं पे जाता है। रजिस्ट्रार के पास जो क्या बोलता है तालुका लेवल या वार्ड लेवल पे रजिस्ट्रार के पास अधिकार नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्य रजिस्ट्रार है उनके पास है। उनके ऊपर जो आता है सीनियर जो आता है, दैट सीनियर इज कॉल्ड डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार, विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था। मतलब इनका एक विभाग होता है, कोकण विभाग, मुंबई विभाग, जो कुछ भी है, पुणे विभाग, तो विभागीय सह निबंधक DGR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म है, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। जैसा बॉम्बे का जो है मल्होत्रा हाउस में है, और कोकण का जो है कोकण भवन में, तो वसई और नाला सोपारा का भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो तकरार है वो विभागीय सह निबंधक कोकण भवन में बढ़ते हैं, तो वहाँ पे करना पड़ता है। और उनके ऊपर जो है तो पुणे में जो बढ़ते हैं तो वो जो आते हैं कॉर्पोरेशन एडिशनल रजिस्ट्रार्स और जॉइंट रजिस्ट्रार्स, और क्या बोलता है कमिश्नर ऑफ कोऑपरेटिव्स। सिर्फ और सिर्फ सिडको के लिए थोड़ा सा एक अलग प्रावधान दिया गया है। सिडको का जो ऑफिसर होता है, जॉइंट रजिस्ट्रार ऑफ सिडको कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, वो DDR भी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी है, और डिप्टी रजिस्ट्रार भी है, DDR भी है, और जॉइंट रजिस्ट्रार भी है। तो वहाँ पे एक में, क्योंकि सिडको एक अलग क्या बोलते हैं क्षेत्र है जो अलग फॉर्म हो गया है, तो इसीलिए वहाँ पे सोसाइटी भी वहीं पे फॉर्म होगा, और कन्वेंस का भी मुद्दा उधर ही है, नॉन कॉर्पोरेशन भी वहीं पे देना पड़ता है। सिडको के अलावा बाकी का जो एरिया, माडा वगैरह का भी, माडा का भी सेम जैसे DDR जैसी।
तो ये हिसाब से आपको पूरा वो करना पड़ता है। तो ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो सर ये मुझे और ये इसमें इसी में जानना है कि जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार हो गया तालुका लेवल पे, वैसे ही आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीडीआर हो गया, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार, डीजीआर हो गया। तो ये जो एक कंप्लेन है, मान लो लोगों को पता कैसे लगेगा कि मेरी कमेटी ने, मेरी सोसाइटी, मेरी मैनेजिंग कमेटी ने कुछ गलत किया अकाउंट से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, तो मैं डायरेक्ट डीजीआर जाऊं या फिर डिप्टी रजिस्ट्रार को बोलूंगा, फिर कैसे प्रमोशन होगा, डायरेक्ट कहाँ सुनवाई होगी? नहीं, बेसिकली क्या होता है, अगर अकाउंट्स का आपको कुछ करना है या री ऑडिट करना है तो नॉर्मली क्या होता है, डीडीआर आपको इसका आदेश निकालेगा। आप डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास में ही जा सकते हैं और वहां पे आने के बाद में अगर उसको चैलेंज करना है, डीडीआर का आदेश को अगर चैलेंज करना है तो फिर आपको जाना पड़ेगा क्या बोलते हैं डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास। तो वो हिसाब से, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे सोसाइटीज में लोगों का मानना है कि भाई री ऑडिट होना चाहिए, री ऑडिट होना चाहिए। तो री ऑडिट नॉर्मली डिप्टी रजिस्ट्रार नहीं करता है, पर उनका सीनियर ऑफिसर वो करके लेता है डीडीआर से। बिल्कुल। तो ये अहम जानकारी है कि आप यदि एक जैसे सहकार क्षेत्र में बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट उपक्रम है सहकार संवाद, ऑनलाइन आप जाएंगे सहकार संवाद, तो वहाँ पे बहुत सारी कंप्लेन करेंगे, तो वो कनेक्टेड जो अथॉरिटी है, कनेक्टेड डिप्टी रजिस्ट्रार और डीजीआर वो कनेक्ट करके आपको वहीं पे जवाब दे सकते हो, और जो आगे का प्रोसेस हो उसमें वो भी जवाब दे दे। तो एक अच्छा मुहिम है वो। लेकिन सर जो हमने जैसे आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ रजिस्ट्रार, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है कि मतलब बहुत सारे तो क्या होते हैं कि बहुत सारी कंप्लेंट पेंडिंग है सर, तो वो बहुत सारी समस्या हमने अभी बीच में एकनाथ शिंदे साहब तक भी ये बात पहुंची थी। एकनाथ शिंदे साहब ने बोला मैं करूंगा, और वो अभी चेंज होके देवेंद्र फडणवीस साहब बन गए। तो एक सरकार क्षेत्र में हाउसिंग, सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी की बात करेंगे ना, तो इतने ग्रीवेंस है, इतनी सारी समस्या है सर, वो सेक्रेटरी लेवल पर भी हल नहीं हो पाती है। सालों साल, किसी को तो 15-15, 20-20 साल हो गए, सीनियर सिटीजन है, लेकिन वो हल नहीं हो पाती। तो उसका वजह ऐसा है कि हाउसिंग सेगमेंट को थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, उतना ध्यान नहीं दिया कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने। रीजन इज, ये जो सोसाइटी चलाते हैं चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये बिन पगार के लोग हैं और अपना समय देते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई ना कोई होना चाहिए सोसाइटी चलाने के लिए। देयर कैन नॉट बी अ वैक्यूम, कोई ना कोई, अगर कमिटी नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं तो कमिटी होना चाहिए, तो कोई ना कोई होना चाहिए। और बिन पगार का होने की वजह से, और इस क्या बोलते हैं सब्जेक्ट के बारे में, कोऑपरेटिव सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज किसी के नहीं होने की वजह से, किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। तो आपको महासेवा के जरिए या ना तो कोऑपरेटिव ट्रेनिंग बोर्ड के जरिए आपको ये प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसलिए ये क्या होता है, समझने में और प्रैक्टिकल में बहुत ही फर्क है। और अक्सर क्या होता है, लोग ईगो के कारण, अपने और पैसा होने के कारण, लोग क्या बोलते हैं एक्सपेक्ट करते हैं कि कमेटी को क्या बोलता है बड़ा कार्रवाई उसके ऊपर होए। नॉर्मली के हाउसिंग सेगमेंट में कार्रवाई नहीं होती, लेकिन हाउसिंग के अलावा अदर कोऑपरेटिव सेगमेंट देखोगे आप, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हरकत में बहुत जल्दी आती है, हाउसिंग सेगमेंट में जल्दी नहीं आती। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं देखा गया मैंने कि भाई जल्दी उतना होती है, लेकिन फिर भी उतना नहीं होता जितना बाकी अन्य संस्थानों में होती है। अन्य संस्थानों में तो वहाँ पे 10,000 का भी गफला हो गया तो फट से आ जाती है, यहाँ पे तो लाखों रुपए का भी हो गया तो नहीं होती है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम होता है, क्योंकि काम करने वाले बिन पगार के लोग होते हैं बेसिक। वो सर वो बिन पगार के हैं, हाँ, वो बिन पगार के हैं, लेकिन उनकी जो वो पैसा जो ऑडिट करते हैं, जो मेंटेनेंस लेते हैं, वो लाखों करोड़ों में जो मेंटेनेंस, एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा होता है। अभी हाल ही की बात करेंगे, हाल ही मतलब आप 2-1-2.5 साल पहले एक वर्सोवा में एक सोसाइटी थी सर, वर्सोवा में सोसाइटी में मैनेजर, सीचेस मैनेजर और कमेटी के 2-3 लोगों ने मिलके लगभग सर 3.5-4 करोड़ का वो फ्रॉड किया। मतलब वो अमाउंट विड्रॉ करवा लिया और वो अलग अलग वाउचर देके वो किया। तो मतलब बहुत बड़ा वो हुआ। फिर उसके बाद वो सोसाइटी को चेंज करके वहाँ री इलेक्शन हुआ, अभी नई कमेटी, और वो जो नई कमेटी ने उसी ने एफआईआर करवाई सर। तो बराबर है। तो ये डिप्टी रजिस्ट्रार का जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये जब घटना घटी है उसके पहले तो हम सावधानी रखें, ऑडिट वगैरह ये सब चीजें देखें, ताकि क्या नहीं तो वो चेक्स एंड बैलेंस के लिए जनरल बॉडी है ना, जनरल बॉडी ने पास किया। तो तकरार क्या होता है नॉर्मली, 8 दिन के बाद में विद इन 15 डेज इमीडिएटली रजिस्ट्रार को कंप्लेंट करना जरूरी है। ऐसा नहीं होता है, और लिख के लेना जरूरी है कि भाई रेजोल्यूशन में भाई मेरा इस सिलसिले में मेरा विरोध है, कि लिख के लीजिए। लिख के लेने की वजह से क्या होता है, कल को अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया देन दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज ऑब्जेक्टेड, उसका जिम्मेदारी नहीं होता, उसको शील्ड होता है, उसको प्रोटेक्ट। बाबा मैंने उस रेजोल्यूशन में उस दिन मीटिंग में मैंने ऑब्जेक्शन लिया था, बाकी लोगों ने पास कर दिया, बाय मेजोरिटी पास हो सकता है, चाहे गलत है चाहे सही है,
वो बात अलग है, लेकिन जिसने ऑब्जेक्शन लिया है तो वही रिमेन्स सेफ नॉर्मली। तो ये तरीके से आपको करना जरूरी है। और ज़्यादा कुछ होगा तो रेजुलेशन का ऊपर रजिस्ट्रार का अधिकार नहीं, ही विल से गो टू द कोऑपरेटिव कोर्ट। अच्छा, हाँ, उनके पास अधिकार नहीं रेजुलेशन के ऊपर कुछ भी चेंजेस करना। प्लस ऑडिट रिपोर्ट में बताना चाहिए बाबा रेजुलेशंस को चैलेंज कहाँ किया जा सकता है? कोऑपरेटिव कोर्ट में किया जाता है। डिप्टी रजिस्ट्रार वगैरह वहाँ पे कहीं नहीं कोऑपरेटिव कोर्ट। हाँ, अब बाइला नंबर 174 देखोगे हाउसिंग सोसाइटी का बाइला, वहाँ पे क्लियर कर दिया कोऑपरेटिव कोर्ट में क्या है, रेजुलेशंस ऑफ द मैनेजिंग कमेटी एंड जनरल बॉडी। रजिस्ट्रार के पास वो अधिकार नहीं, कोऑपरेटिव कोर्ट में ही जाना पड़ेगा ऐसा। तो कोऑपरेटिव कोर्ट ऐसे डिसीजन हुए हैं कि जिसमें डिस्क्वालीफाई आने पे सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी की वो लोग बताएंगे ना, जजमेंट के ऊपर समय लगेगा, टाइम लगेगा। हाँ ऐसा है। बिल्कुल सर, हमारा आज का तो एपिसोड हो गया, हमारा बोलना था, हमारा ये रिकॉर्डेड है क्योंकि हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं कुछ एक दो तीन दिन के लिए, तो ये हम बिफोर सैटरडे रिकॉर्डेड करके ले रहे हैं उदय शंकर जी के साथ में, ताकि हमारा जो प्रभु से खास बात का जो लगातार सिलसिला वो जारी रहे और आपको भी अवेयर और एजुकेट करते रहे। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कंक्लूडिंग सर, रोल ऑफ रजिस्ट्रार जो सबसे पहला मैं महासेवा टीम को और आपको अभिनंदन देना चाहता हूँ, क्योंकि आज का 207वां एपिसोड है और 207 सालाना में कम से कम देखा तो एक साल में 52 सप्ताह होते हैं और 52 इंटू 4 बोलो 208, मतलब 4 साल पूरा होने के लिए और एक सप्ताह बाकी है। तो ये उसी के लिए आपको क्या बोलते हैं बधाई और फार अभिनंदन आपको और रमेश प्रभु जी के लिए। बरोबर 21 में लगभग हमने दिसंबर में शुरू किया था, ये 21 में बाद और इतने लंबे समय फ्री ऑफ चार्ज टिके रहना, पैसा लेके टिका रहना बात अलग है। हाँ, फ्री ऑफ चार्ज टिका रहना, ये थोड़ी सी ये जो आप दर्शकों देख रहे हैं ना, ये सब सेटअप और ये कैमरे के पीछे हमारी जो टीम है, अविनाश शिंदे, राकेश पवार, मनीष और श्रेयस चोगले की, ये हमारी जो टीम है, ये मैनेजिंग कमेटी तरह बिन पगार पे नहीं है, पगार पे। तो आपका काम यही है, आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा मैं, कैमरा सेटअप वगैरह ये पूरा स्टूडियो, तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हाउसिंग सोसाइटी से तमाम जो विषय हैं उसके लिए आप महासेवा के जो नंबर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो मेंबर्स है महासेवा के, उनके लिए सैटरडे फ्री एडवाइस है, तो आप आ सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। प्रोफेशनल जो भी कंसल्टिंग करनी है आपको उसको आगे गाइड किया जाएगा। मेरे नंबर महासेवा का नंबर हम लोग स्कूल में दिखा रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरे नंबर से मेरे ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप पे और तमाम ऐसे सेमिनार्स और प्रभु से खास बात, इस तरह के सेमिनार्स और लाइव शो से जुड़ना है आपको, तो मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे तो पीपीटी वगैरह और तमाम जो लिंक है वो मिलते रहेंगे। मेरा नंबर है 9920378133। आप बने रहिए और ये सिलसिला जो है ये जारी रखेंगे हम हमेशा। आज हमारे साथ में के उदय शंकर जी प्लीज आप अपना नंबर शेयर करें। 887-956-1169। आई रिपीट 887-956-1169। तो एक अहम सब्जेक्ट के लिए आज हम लेके आए थे रोल ऑफ रजिस्ट्रार। तो आपके कुछ सवाल हो तो सवाल भी लिखें, ताकि हम चैट बॉक्स में भी हमारे उदय शंकर जी उसमें जवाब दे सके यूट्यूब लिंक पे। और आप सभी को शुभकामनाएं कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ये जो ज्ञान की गंगा बह रही है, हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी और MNS मीडिया न्यूज सर्विस, महासेवा न्यूज और ये MNS मीडिया न्यूज सर्विस का जो ज्वाइंट गठबंधन है, ये हमेशा चलता रहे और आप अवेयर और एजुकेट होते रहे घर बैठे बैठे। आपको बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू जी।